नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास लास्ट सेशन के कमेंट बॉक्स मैंने पढ़ा लास्ट टेस्ट की, उसमें आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को कवर करने को और कुछ ने रिक्वेस्ट किया है मॉडर्न इंडिया के प्रश्नों को डिस्कस करने को। तो आगे जो टेस्ट होंगे हम इन दोनों टॉपिक्स पर, इन दोनों सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे उस टेस्ट में। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है आरओ एआरओ का थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है क्लास तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार आप इसका अध्ययन जरूर करें। और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात की गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के चित्र निम्नलिखित में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो बताइए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुई है? शाहजहांपुर से, आगरा से, वाराणसी से या फिर चित्रकूट से? तो ए बी सी डी में से उत्तर बताइए आप लोग, समय लीजिए, मैं आपको उत्तर बताऊंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें ऑप्शन डी आपका सही है, चित्रकूट से। सोनभद्र और चित्रकूट में जो गुफाएं मिली है उन गुफाओं में जो चित्रकारी है उसमें देखा गया है जिसे शिकार करते हुए लोग बने हुए हैं, युद्ध के चित्र बने हैं, त्योहार मनाते हुए दिखाया गया है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की परंपरा या कहें कि जड़ें प्रागैतिहासिक काल में भी मिलती है। सोनभद्र और चित्रकूट में मिली गुफाओं की दीवारों पर शिकार, युद्ध, त्योहार, नृत्य, संगीत, श्रृंगार रस और जानवरों के उखरे हुए चित्र मिले हैं। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में देकर आपको दोनों ऑप्शन दे सकता है, चित्रकूट और सोनभद्र, तो याद रखिएगा। अब हम लोग एक बार यूपी का मैप देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर टेस्ट में यूपी का मैप देखेंगे, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको लोकेशंस याद हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर देखिए, जब हम देख रहे हैं सोनभद्र यहाँ पर है, दिखा आपको सोनभद्र? सोनभद्र ये एरिया है। मैंने सोनभद्र के बारे में आपको बताया है कि सोनभद्र से प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि सोनभद्र अपनी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ शेयर करता है। तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, पहला, दूसरा छत्तीसगढ़ हो गया, तीसरा झारखंड हो गया और चौथा बिहार हो गया। तो कभी भी प्रश्न अगर बने कि सोनभद्र अपनी जो जिला है, जो सोनभद्र जिला है वो अपनी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ शेयर करता है, तो आप बताएंगे 4 राज्यों के साथ शेयर करता है, ठीक है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये याद रहेगा आपको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया क्लास। और यहाँ पर अगर हम चित्रकूट देखेंगे तो आपको चित्रकूट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, चित्रकूट आपके मध्य प्रदेश में भी है, तो याद रखिएगा। ये दोनों चीज क्लियर हो गई होगी। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हमें चित्रकूट और सोनभद्र में मिलती है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज हम देखेंगे। जब आप यहाँ पर देख रहे हो कि सोनभद्र आपका इधर है, इस रीजन में है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास, इधर आपको कैमूर हिल्स मिलता है और विंध्यन की जो श्रेणियां हैं वो यहाँ पर आपकी आती है, ठीक है। स्क्रैपलैंड यहाँ पर विंध्यन रेंज का है आपका,
टूटी फूटी श्रेणियां यहाँ पर आपको विंध्यन रेंज की दिखेगी। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, विंध्यन रेंज इधर भी आपकी फैली हुई है, तो छोटे छोटे आपको ऐसे पहाड़ दिखेंगे वहां पर। चलिए अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, रिवीजन करिए जल्दी जल्दी। जब हम सोनभद्र की बात करते हैं तो हमको सोनभद्र के कुछ ट्राइब्स याद रखने, जैसे अगर परीक्षा में कभी भी पूछा पहाड़िया ट्राइब्स कहाँ पर हमें मिलती है, तो हम कहाँ बताएंगे, सोनभद्र में बताएंगे। बैगा की बात करेगा, बैगा कहाँ पर, सोनभद्र में, ठीक है। पनिका सोनभद्र में, अगारिया सोनभद्र में, ठीक है। पतारी सोनभद्र में। तो ये कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेगा। यहाँ पे भुइया भी याद रखिएगा, भुइया और चेरो। तो क्लास हमने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगी जल्दी से। आप याद रखेंगे अगर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात होगी, ठीक है, कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र हमें उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो हम बताएंगे जो चित्रकूट में जो गुफाएं हैं और सोनभद्र में गुफाएं हैं, वहां पे हमको ये चित्रकला दिखती है। फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि जब भी हम सोनभद्र की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे सोनभद्र 4 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको विंध्य श्रेणी की रेंज दिखेगी, मतलब टूटी फूटी रेंज दिखेगी, ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन यहाँ पर है। और यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, कौन सी नदी इधर की तरफ आ रही है, तो इधर सोन नदी है, ये भी चीज याद रखिएगा, सोनभद्र सोन नदी याद रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट ट्राइब्स बताए, तो जल्दी से रिवाइज करो। देखो क्लास, बिल्कुल चिंता मत करना, ये मत सोचना कि मैम आज ही रख लेंगे। अगर आपने अभी तक यूपी स्पेशल नहीं तैयार किया है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके एग्जाम तक आते आते मैं आपको यूपी स्पेशल के इतने क्वेश्चंस तैयार करवा दूंगी कि आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहूंगी कि कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि मैम हर चीज को रिपीट क्यों करती है। ये चीज तो मैम ने अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले लेक्चर में रिपीट की थी, फिर रिपीट कर रही है। तो यहाँ पर मैं रिपीट बस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो। तो ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मेरा रिपीट करना आपको खराब तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि अगर आप लोग बताओगे मुझे कि नहीं मैम आप रिवाइज कराओ, रिपीट करो चीजों को, ठीक है, हमारा रिवीजन हो रहा है, तो ऐसे हम रिपीट करेंगे, नहीं तो हम चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। तो जल्दी से बताओ सोनभद्र में कौन कौन से ट्राइब्स हैं आपके, पहाड़िया है, बैगा है, ठीक है, पनिक है, अगरिया है, फिर उसके बाद पतारी और भुइया चेरो, ये याद रखिएगा। तो सोनभद्र में आपके ट्राइब्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था पहले वाले टेस्ट में, जब हम पहाड़िया की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे सोनभद्र में है, और यहीं पर अगर आपसे बोल दिया सहरिया कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, ये ललितपुर में है। ललितपुर देख लो मैप में कहाँ पर है, जल्दी से, ललितपुर ये रहा। और ललितपुर के बारे में मैंने आपको एक खासियत बताई थी, ललितपुर इधर से इधर से इधर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है कि जो उत्तर प्रदेश के एक ही जिले से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। जैसे ललितपुर की जो बाउंड्री है उत्तर प्रदेश में खाली झांसी से लगी हुई है, याद रखिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर सीतापुर देखते हैं क्लास, तो आप देखेंगे सीतापुर के इधर बहराइच है, इधर लखीमपुर है, खीरी है, ठीक है, इधर लखनऊ दिख रहा है, इधर हरदोई दिख रहा है। तो सीतापुर अपनी जो बाउंड्री है वो उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश की एक ही डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और वो है झांसी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ललितपुर का भी ट्राइब्स आपको याद रखना है, सब चीजें आपको याद हो भी जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो सहरिया कहाँ पर है, ललितपुर में है, पहाड़िया कहाँ पर है, सोनभद्र में है। अब हम लोग इतनी देर से बार बार चित्रकूट की बात कर रहे हैं, तो जरा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। चित्रकूट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके लकड़ी के खिलौने याद रखिएगा, वुडन टॉयज एंड वुडन क्राफ्ट आपको दिमाग में अपने बना के रखना है, ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गई। फिरोजाबाद की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे कांच के सामान, ठीक है, चूड़ियां फिरोजाबाद की, ऐसे ही हम और सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी हम 2 चीज को डिस्कस किया। अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है।
तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जल्दी से मुझे बता दो कौन सा है। हापुड़ है, भदोई है, ललितपुर है या फिर गाजियाबाद है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से। वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या होगा यहां पर। सबसे कम बोला है क्षेत्रफल वाला जिला, तो यहां पर आपका जो उत्तर है वो क्या है? हापुड़ है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। हापुड़ के बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर गाजियाबाद आएगा और उसके बाद भदोई आएगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूपी के मैप में एक बार हापुड़ को देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको यूपी का मैप, ये रहा हापुड़। ठीक है, क्लियर हो गया क्लास। यहाँ पे आपको मेरठ, गाजियाबाद दिख रहा है, बुलंदशहर दिख रहा है, अमरोहा दिख रहा है, इधर हापुड़ रहा। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो गया। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कि हापुड़ की जब हम बात करेंगे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहाँ का कौन सा प्रोडक्ट है? तो होम फर्निशिंग। ठीक है, सोफा ओफा आपका जो होम फर्निशिंग है वो हापुड़ में है। फिरोजाबाद में अभी हमने देखा कांच के सामान। ठीक है, ईटा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बेल, घुंघरू, ब्रास के सामान, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पर है। हम एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे यूपी है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की तो सबसे पहले लखीमपुर खीरी है, दूसरे पर सोनभद्र है, फिर हरदोई है। और सबसे कम की बात करेंगे तो हापुड़, गाजियाबाद और भदोई। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बताइए। देखिए, जनजाति की बात अभी हम कर रहे थे, अब पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो बनरावत, जौनसारी, बुक्सा या फिर थारू। तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए क्लास, समय लीजिए, उत्तर बताइए। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है, थारू। अब यहाँ पर देखते हैं क्लास, उत्तर प्रदेश की अगर कुल जनसंख्या की हम बात करें तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो कितना प्रतिशत है? 0.6%। ठीक है, और अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले हमारे 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे पहले तो सोनभद्र है। अब तो सोनभद्र आपको यूपी के मैप में एकदम याद हो गया होगा। सोनभद्र अपनी बाउंड्री किन किन के साथ शेयर करता है वो भी याद हो गया होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, याद हो गया ना। दूसरे नंबर पर बलिया है, फिर देवरिया है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले 3 जिलों की बात करेंगे तो बागपत हो गया, कन्नौज हो गया और बदायूं हो गया। तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे प्रतिशत की बात की गई है, परसेंटेज की बात की गई है। अगर परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे तो यूपी में सबसे ज्यादा परसेंटेज आपका अनुसूचित जनजाति का कहाँ पर है? वो भी सोनभद्र में ही है। जनसंख्या नंबर में भी और परसेंट में भी, दोनों में कौन है फर्स्ट नंबर पर? सोनभद्र है, याद रखिएगा। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम परसेंटेज में दूसरे पे देखेंगे तो दूसरे पर ललितपुर है और तीसरे पर देवरिया है। ठीक है, और सबसे कम की बात करेंगे परसेंटेज पे तो आपका बागपत हो गया, कन्नौज हो गया और बदायूं हो गया। ये चीज याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? तो वो है थारू की। और सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो वो है बनरावत। ये दोनों फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आधुनिक भारत का प्रश्न है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, दूसरा है, इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो यहाँ पर बोला गया है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो बताइए,
पहला आपका सही है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया, और दूसरा आपको दिया गया है क्या कि पहली बार इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर दोनों ही आपके सही हैं, तो उत्तर आपका हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। तो उत्तर क्या होगा? डी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की तो इसका नाम पिट्स कैसे पड़ा? तो ये याद रखिएगा कि उस समय जब 1784 का समय है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था विलियम पिट, और उन्हीं के नाम पे इस एक्ट को रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये चीज याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रोसेस्ड इन इंडिया, कि ब्रिटिश अपनी टेरिटरी प्रोसेस कर रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया, और इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। और इसके अतिरिक्त अभी भी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। अच्छा, कंपनी का एकाधिकार तो आपका कब समाप्त होता है? कंपनी पर एकाधिकार 1784 पे भी बना था। याद रखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद चार्टर एक्ट 1813 आता है, फिर 1833 आता है, जिसमें कि क्या बोला जाता है कि जो ट्रेड की मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था कंपनी का भारत में ट्रेडिंग का, ठीक है, मोनोपोली की यहाँ पे बात की गई है, तो वो हम क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। अब ट्रेड की मोनोपोली खाली चाइना के साथ ट्रेडिंग में है और चाय की बगानी में, जिसको कि 1833 आते आते ये भी मोनोपोली, ये भी एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। तो इसके अतिरिक्त अभी भी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, ये बिल्कुल सही है। भारत पर एकाधिकार ये 1813 और पूरी तरीके से 1833 में खत्म किया गया था, और उससे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था। अतः भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन अर्थात द्वैध शासन की स्थापना हुई। तो द्वैध शासन की स्थापना हुई। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करें, ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न पे हम डिस्कस करते हैं। प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की गई है, इसके अध्यक्ष आपके BN राव थे, और दूसरा है इस समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है बोला गया है, करेक्ट बोला गया है क्लास। तो ये मुझे बताइए, जब हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष का BN राव थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष BN राव नहीं थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे इसके चेयरमैन? इसके चेयरमैन BR अम्बेडकर थे। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम BN राव की बात करते हैं तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहा जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। और इस समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर खाली आपका 2 सही है, पहला गलत है। हम व्याख्या एक बार देख लेते हैं। BN राव की जब हम बात करते हैं तो इनको संवैधानिक सलाहकार बोलते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, सलाहकार एडवाइजर बोलते हैं। तो BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को, इंपॉर्टेंट डेट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इसमें अन्य 7 सदस्य जो थे, मतलब इनको मिलाकर वो कौन कौन थे? तो BR अम्बेडकर आपके अध्यक्ष हो गए, फिर N गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर हो गए, फिर कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हो गए, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह हो गए, MN माधव राव हो गए, जिनको की बाद में BL मित्र ने रिप्लेस किया, और DP खेतान हो गए।
जिनको कि बाद में आपके टीटी कृष्णचारी ने रिप्लेस किया इनके मृत्यु के बाद। तो ये चीज याद रखिएगा। कितने टोटल सदस्य? 7 सदस्य थे। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। आगे देखते हैं। 6वें प्रश्न को देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अभी आपके यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा था। कल हम लोग ने जो क्लास में डिस्कस किया था रिवर वाला, वो भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। इसमें मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। 2-3 ऑप्शन दिए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका किस में दिया गया है, उसमें एक ऑप्शन ये भी था। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेट की जिन्होंने तैयारी की थी उनको फायदा हो रहा था। तो आप लोग भी दीजिए, अगर आपकी एज है तो आपको सारे एग्जाम्स में अपीयर होना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। आप अगर यंग है, अभी आप एग्जाम में बैठना शुरू कर रहे हैं, तो आप आरओ भी दीजिए। ठीक है, आप स्टेट वाला यूपीपीसीएस देंगे, आप यूपीएससी भी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, संविधान के किस भाग में संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? 20 में बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल अगर हम बोलेंगे तो आर्टिकल आपका कौन सा है? आर्टिकल 368 है। याद रखिएगा क्लास। यहाँ पर देखिए, संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान है। संशोधन की जब भी हम बात करते हैं तो हम 3 प्रकार के संशोधन की बात करते हैं। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया। एक साधारण बहुमत वाला, सिंपल मेजोरिटी वाला। दूसरा आपका विशेष बहुमत, जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और तथा एक होता है आपका विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसको समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसकी जरूरत कब होती है? देखिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत वाले अमेंडमेंट की, तो आप ये याद रखिएगा, सिंपल मेजोरिटी जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती है। ये चीज याद रखिएगा। इसके थ्रू भी संवैधानिक संशोधन किया जाता है। इसमें जैसे आपके स्टेट से रिलेटेड, स्टेट के नाम बदलना, बाउंड्री चेंज करना, ये सब इसमें आता है सिंपल मेजोरिटी में। और ये आपके आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। आर्टिकल 368 की बात जब भी हम करेंगे तो यहाँ पर हम स्पेशल ही मेजोरिटी की बात करेंगे, हम विशेष बहुमत की ही बात करेंगे। एक प्रोविजन है जिसमें हम खाली विशेष बहुमत की बात करेंगे, दूसरे में हम कहेंगे हमें स्पेशल मेजोरिटी की तो आवश्यकता है, साथ ही साथ जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे राज्य इसको पारित करे, इसको समर्थन दे। और ऐसी जरूरत हमको कब होती है? जब कोई भी चेंज संघीय ढांचा में लाया जाता है। जो फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन जब भी भारत के संविधान में किया जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, वो फेडरलिज्म से, संघीय ढांचे से, तो उसमें स्टेट के आधे, कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का भी समर्थन की आवश्यकता होगी। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, आप लोग ने जो मिथेन वाला पूछा था तो उसमें आप लोगों ने पूछा था कि मैम बताइए गेहूं की खेती कि धान की खेती, पैडी क्रॉप्स, तो वहां पे पैडी क्रॉप्स ही आपका सही उत्तर था। तो उसको मैंने करेक्ट करा दिया था। अब यहाँ पर भी कोई दिक्कत होती है आपको, किसी भी तरीके की परेशानी, तो पूछ लिया करिए। 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे न्यायिक पूर्वावलोकन की बात की गई है, जुडिशियल रिव्यू की। तो बताइए ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? हमने यूएसए से लिया है। और दूसरा बोला गया है इसका वर्णन प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में किया गया है। तो बताइए, तो यहाँ पर याद रखिए, जब भी हम न्यायिक पूर्वावलोकन की बात करते हैं हम जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं क्लास। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से लिया है, ये सही है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इसका प्रत्यक्ष वर्णन खाली अनुच्छेद 13 में किया गया है, ये गलत है। ये चीज याद रखिएगा, इसका प्रत्यक्ष वर्णन कहीं पर नहीं किया गया है। हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, ठीक है, 32, 32 और 226 में अप्रत्यक्ष रूप से इससे रिलेटेड, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड प्रोविजन है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में इसका वर्णन कहीं पर नहीं किया गया है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? तो ए आपका सही उत्तर है।
जुडिशियल रिव्यू क्लियर हो गया, इसके बारे में यूएसए से हमने बोरो किया है। और अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 13, 32 और 226, 32 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन आ गया, और 226 की जब हम बात करेंगे तो हाई कोर्ट से रिलेटेड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी टू कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की बात की गई है, तो बताइए भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अहिर्ता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? और आखिरी दिया गया है किसी भी लाभ का पदधारी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। कहा गया, ये रहा, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर हम देखते हैं लोकसभा का सदस्य होने के लिए अहिर्ता होनी चाहिए, ठीक है, क्वालिफाइड होना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा है 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो 30 वर्ष है कि 35 वर्ष है? जल्दी बताओ, 30 की 35, 30 की 35, बताओ क्या है, 30 है कि 35 है? 30 है कि 35 है? तो यहाँ पर 35 वर्ष है, ठीक है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला आपका गलत हो गया, क्योंकि 30 दिया था, तो सेकंड यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है, उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अच्छा, सबसे पहले किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 58 में बोला गया है अंतर्गत, अभ्यर्थी को राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अहिर्ता होनी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन उक्त किसी भी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी लाभ का पदधारी नहीं होना चाहिए, मतलब नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। पृथ्वी की भू प्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बताइए, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आपका तत्व एलिमेंट पाया जाता है? एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन या फिर सिलिकॉन? उत्तर क्या होगा? तो यहां पर देख लीजिए क्लास, जब हम सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 27.7%, आयरन 5%, 5.2%, एल्यूमिनियम 8% और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 46.6%। उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। अब ये देख लीजिए, ये 1857 के विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न है। अब ये प्रश्न आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है और ये प्रश्न आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने यूपी स्पेशल से एकदम रिलेटेड ये प्रश्न पूछा है, यूपी के आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे। तो बताइए, ये तो आसान सा प्रश्न है। लखनऊ की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर उसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। तो ए का फर्स्ट, वेरी गुड, ए का फर्स्ट हर जगह दिया गया, ऑप्शन भी अच्छा चूज किया गया है, ठीक है। कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में कौन थे? नाना साहेब थे, तो यहाँ पर बी का सेकेंड हो गया, बी का सेकेंड एक ही जगह दिया गया है, यहाँ पर बी का सेकेंड, कानपुर में नाना साहेब हो गए। बरेली की बात करेंगे तो बरेली में कौन हो गया? सॉरी, बी का थर्ड हो गया, नाना साहेब थर्ड में दिया गया है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए। इसको सही करिए क्लास, मैंने गलती से सेकेंड बोल दिया। यहाँ पे कानपुर की जब भी बात करेंगे तो नाना साहेब होंगे और नाना साहेब आपको तीसरे में दिए गए, तो बी और सी में से कोई सही होगा आपका। बरेली की बात हम करेंगे तो बरेली में कौन था? खान बहादुर खान थे ना, तो सी का सेकेंड हो गया, सी का सेकेंड यहाँ दिया गया है। और इलाहाबाद में अगर हम देखेंगे, इलाहाबाद और बनारस में, तो मौलवी लियाकत अली, तो 4th हो गया। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा बी, बी बिल्कुल सही है। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर देख लीजिए, लखनऊ की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल। अच्छा, दमनकर्ता कौन थे? किसने इस विद्रोह को दबाया था? तो हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर की बात करेंगे तो नाना साहेब हो गए, दमनकर्ता कौन है? सर कॉलिन कैम्पबेल है। बरेली में कौन है आपके? खान बहादुर खान, और दमनकर्ता कौन है? सर कॉलिन कैम्पबेल।
फिर उसके बाद इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, दमनकर्ता कर्नल ऑनसेल। याद रखिएगा, दमनकर्ता के बारे में भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 11वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। मेहरगढ़ का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है, मेहरगढ़ में हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था। और आखिरी दिया गया है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी में मिलता है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कौन सा या कौन से सही नहीं है, कौन से सही नहीं है बोला गया है यहाँ पर। तो 1, 2, 3, तो बताइए क्लास, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें मेहरगढ़ की, तो यहाँ पर मेहरगढ़ संबंध है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। यहाँ पर आपका एक भी सही नहीं है। मेहरगढ़ में हमको चावल के प्राचीनतम साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोल्हाडिया में मिलते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा परीक्षा में, कोल्हाडिया में, कोल्हाडिया में। ठीक है, ये हा है। फिर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था क्या इनाम गांव। तो इनाम गांव हड़प्पा सभ्यता से नहीं रिलेटेड है, ये ताम्र पाषाण युग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी में मिलता है, नहीं, वो नर्मदा घाटी में मिलता है, नर्मदा घाटी में। चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। तो उत्तर क्या होगा, डी होगा। कोई भी आपका बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कोल्हाडिया का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है, कृषि का सबसे पहला उदाहरण हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर का, मेहरगढ़ से। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग से रिलेटेड है। और भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 12 प्रश्न को देखिए। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की देन क्या क्या है, दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली, बहुफसलीय कृषि व्यवस्था, लोहे का उपयोग। तो यहाँ पर क्या क्या आपका है, देखिए क्लास, एक चीज याद रखिएगा, लोहे के उपयोग से सिंधु घाटी के जो लोग थे वो नहीं अवेयर थे। लोहा आपका कब आता है, जब आर्यत्स आते हैं। आर्यत्स आएंगे तो युद्ध होगा, तो उस समय लोहा आएगा। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहे का यूज नहीं है। ये आपका यूपीएससी में भी पूछा गया था, तो ये कैंसिल, एक ही उत्तर बचा ए। ठीक है, दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली थी, बहुफसलीय कृषि व्यवस्था थी। तो ए आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर महाजनपद दिए गए हैं और उनके कैपिटल आपको बताने हैं। तो बताइए कि अंग की बात करेंगे तो कुशीनारा दिया गया है, दूसरा है सुरसेन, इंद्रप्रस्थ और मगध राजगृह बोला गया है। आपको सही चुनना है, सही उत्तर चुनिए। तो जब अंग की बात करेंगे तो कुशीनारा नहीं। अंग किसकी राजधानी थी, चंपा की, बिहार में चंपा, अंग चंपा। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया, ये हो गया गलत। और देखते हैं सुरसेन की जब हम बात करेंगे तो सुरसेन इंद्रप्रस्थ नहीं। सुर आपका कान्हा लगाते हैं और कान्हा कहाँ से बिलोंग करते हैं, मथुरा से, याद रखिए। कृष्ण कन्हैया सुर लगाते हैं और सुर कहाँ पर है, मथुरा में। तो दूसरा भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं मगध राजगृह, ये तो एकदम सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी सही उत्तर है। सफिशिएंट टाइम मिल रहा है ना क्लास प्रश्नों को लगाने में। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम उत्तर बहुत जल्दी दे रही हैं। अगर ऐसा कुछ लगे तो बताइएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अंग की जब हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी चंपा है, ये कहाँ पर है, बिहार में है। मल की हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी कुशीनारा में है। ठीक है, पावा जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद सुरसेन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया सुरसेन कहाँ पर है, मथुरा में है। ठीक है, याद रखिएगा। कुरु की हम बात करेंगे तो ये दिल्ली हरियाणा वाला रीजन हो गया, इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। मगध की बात करेंगे तो मगध बिहार में है और इसकी राजधानी जो थी वो राजगृह थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न को हम देखते हैं।
दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण के लिए स्थापित एक विभाग था। बरीदे मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। समझ लीजिए, बोला गया है कौन सा उत्तर आपका सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। तो बताइए, समय लेके। दीवाने रियासत की बात करें तो ये आपका बाजार नियंत्रण के लिए स्थापित एक विभाग था, ये बिल्कुल सही है। बरीदे मुमालिक की बात करें तो गुप्तचर से रिलेटेड था, ये भी सही। उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। दीवाने रियासत जो है वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए विभाग स्थापित किया था और उसका नाम रखा था दीवाने रियासत, ठीक है। और बरीदे मुमालिक की बात करें तो ये गुप्तचर विभाग था, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप अगला प्रश्न देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके लेखक दिए गए हैं। तो किताब उल रहला, तकीके हिंद, ताजुल मासिर और फिर तबकाते नासरी, इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे। तो याद रखिएगा, किताबुल रहला जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न बतूता, ठीक है। रहला इब्न बतूता। तकीके हिंद की बात करेंगे तो अल बरूनी, ठीक है। फिर ताजुल मासिर की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हसन निजामी। और तबकाते नासरी की बात करेंगे तो मिनहाज उर सिराज। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा है, तो दिमाग में आपके होना चाहिए, ठीक है, कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1347 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। दूसरा है, विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें संगम, सालुक, तुल्लुक और अरावेडु। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही नहीं है बोला गया है। तो कौन सा सही नहीं है बताइए। विजयनगर साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो थी वो हरिहर और बुक्का ने ही की थी, लेकिन 1347 में नहीं, 1336 में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। और किसके आशीर्वाद से की थी, किस संत के, तो विद्यारण संत के आशीर्वाद से इन्होंने की थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर ए हो जाएगा। और यहाँ पर 4 राजवंश थे, ये सही है, संगम, सालुक, तुल्लुक, अरावेडु। आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रिलेटेड है। इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट भी इसी एक्ट के थ्रू हुआ था। यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहीं ना कहीं आपकी जो कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए आया था। इसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में आपके गवर्नर ऑफ मुंबई, ठीक है, बॉम्बे और इधर मद्रास के गवर्नर इनके अंडर में आ गए। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप याद रखिएगा, इस अधिनियम के तहत जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वो वॉरेन हेस्टिंग थे। ये भी चीज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडियन कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने, रेगुलेट करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा उसके परामर्श हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन भी किया गया। और याद रखिए, मद्रास और मुंबई, ये दोनों चीज याद रखिएगा। मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो इनके अधीन आ गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट, अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये भी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के थ्रू की गई, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के थ्रू।
और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन बने थे? सर एलिजा इम्पे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न को देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट इंक्लूड। स्टेट मतलब क्या है बताइए? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, NHRC। तो स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? स्टेट की डेफिनेशन में सब आता है। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है क्लास। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा है। केंद्र सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल और वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सब स्टेट में आते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न। मूलतः अनुच्छेद 9 में 7 मूल अधिकार थे। संपत्ति के क्रय, अधिग्रहण और विक्रय के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। बोला गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपका सही है? तो बताइए मुझे कौन सा सही है। आर्टिकल 19 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके बिल्कुल सही है, 7 फंडामेंटल राइट्स आपके इंक्लूडेड थे। और ये जो बोला गया है कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी वाले को हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नहीं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटाया था। ये चीज याद रखिएगा। तो कौन सा सही है? केवल एक। ए आपका सही है, याद रखिएगा। ए, केवल एक सही है। यहाँ पे देखिए मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 मूल अधिकार थे, परंतु संपत्ति के क्रय, अधिग्रहण और विक्रय के अधिकार को संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अतः वर्तमान में कुल 6 फंडामेंटल राइट्स आपके बचे हैं और इस संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 300 अंतः स्थापित किया गया तथा इसमें संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न को हम देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैब्लिशिंग रीजनल काउंसिल, इसको जोनल काउंसिल करो। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं। क्षेत्रीय परिषद का मेन पर्पस क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना, केंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है केंद्र एवं राज्यों को विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिए सक्षम बनाना। और डी दिया गया है विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना। तो क्लास यहाँ पे जोनल काउंसिल के कौन सा उद्देश्य नहीं है बोला गया। ठीक है, नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। तो नेशनल इंटीग्रेशन की हम बात करें, राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करने की बात करें तो जोनल काउंसिल का ये फंक्शन है। ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना, ये भी है। और केंद्र और राज्य को विचार एवं अनुभवों का आदान प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिए सक्षम बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए सी डी तो आपका बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? केंद्रीकरण को, सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना। अब आपको पता है कि हम सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, हम डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। आगे हम देखते हैं 21वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कमिटीज या कमीशन रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप? तो बताइए, सेंटर स्टेट केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड कौन कौन सी समितियां हैं यहाँ पर? तो आपका शीतलवाड़ जो समिति है वो इससे रिलेटेड है, तो बताइए। है। राजमन्नार समिति की हम बात करेंगे तो वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो वो भी है। सरकारिया कमीशन की बात करेंगे तो वो भी है। इसी तरीके से पुंछी कमीशन की बात करेंगे तो वो भी है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। तो डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से
किस एक वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो कौन सा वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? एब्सोल्यूट वीटो करता है ना, क्वालिफाइड वीटो बताइए, सस्पेंसिव वीटो या फिर पॉकेट वीटो? तो यहां पर पॉकेट वीटो करता है, बिल्कुल सही है। एब्सोल्यूट वीटो भी करता है, क्वालिफाइड वीटो भी करता है, लेकिन क्वालिफाइड वीटो नहीं करता है, सस्पेंसिव वीटो करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वालिफाइड वीटो की अगर हम बात करें ना, तो इस प्रकार के वीटो को विधानसभा मंडल प्रयोग द्वारा रद्द कर सकता है, और इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करता है। ये चीज याद रखिएगा, रीजन आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मार्श गैस किसे कहते हैं? बताइए, मार्श गैस हम किसे कहते हैं? मीथेन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ये आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर सही उत्तर ए है, मीथेन को हम मार्श गैस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पायरीन। तो बताइए, डाई इथाइल ईथर इज नोन एज फायरिंग, और दूसरा है इट इज यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो डाई इथाइल ईथर को हम पायरीन कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये आग को बुझाने का प्रयोग में लाया जाता है, ये आपका गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में बताइए चलिए क्लास। इट इज नोन एज कार्बन डम, फिर उसके बाद है इट इज आर्टिफिशियल डायमंड। तो यहां पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को हम कार्बन डम कहते हैं, बताइए कहते हैं कि नहीं? कार्बन डम कहते हैं कि नहीं? तो इसको हम कहते हैं, और इसे हम आर्टिफिशियल डायमंड के नाम से भी जानते हैं सिलिकॉन कार्बाइड को। तो वो भी बिल्कुल सही है, इसे हम कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न को। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज assertion एंड अदर एज अ रीजन। तो assertion रीजन पे बेस्ड है, कथन कारण का। प्रवालों के मरने से समुद्री पारितंत्र असंतुलित हो जाता है। तो बात सही है क्लास। जो कोरल्स हैं वो आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में, मैराइन इकोसिस्टम में रहते हैं, तो वो मरेंगे तो इकोसिस्टम आपका असंतुलित होगा। समुद्री पारितंत्र में प्रवाल एक की स्टोन है। तो बताइए, मैंने आपको बताया था की स्टोन जो स्पीशीज होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर उनकी पॉपुलेशन आपकी घट जाए तो जो एक्वेटिक सिस्टम है वो डोल जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। अब की स्टोन स्पीशीज अगर मरेंगे तो पूरा समुद्री पारितंत्र असंतुलित हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो की स्टोन स्पीशीज अपने एक्वेटिक सिस्टम के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ए आपका सही है। जैसे अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे, जमीन की बात करेंगे, तो टाइगर ये सब आपके की स्टोन स्पीशीज है। अगर ये सब आपके डिस्टर्ब हुए तो फूड चेन डिस्टर्ब होगा, पूरा इकोसिस्टम आपका प्रभावित होगा। ए आपका सही है। 27वां प्रश्न हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो पेनक्रियाज है वो आपका एक मिक्स ग्लैंड है। दूसरा आपको दिया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा आपका सही है? अग्नाशय की अगर हम बात करेंगे तो अग्नाशय आपका क्या मिक्स ग्लैंड है? अग्नाशय हमारा मिक्स ग्लैंड है। क्यों मिक्स ग्लैंड है? क्योंकि इसमें जो कुछ ग्रंथियां होती हैं वो बहिश्रवी है आपकी, और कुछ अंतःश्रवी। ठीक है, इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, ये चीज याद रखिएगा। इसी वजह से हम इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और जो प्यूस ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो हाँ, उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? दोनों बिल्कुल सही है।
क्लास एक चीज कहूंगी कि मैं उत्तर आपको दे देती हूं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ने उत्तर बहुत जल्दी दे दिया आंसर, तो प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करके पहले अपने आंसर को दे लिया करिए, प्रश्न को पढ़ लिया करिए, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आपकी क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मैं आप लोगों को दे पाऊं, ठीक है। इसलिए इधर उधर की फालतू बात पे समय बर्बाद ना करके पढ़ाई पर फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो पेनक्रियाज है वो आपका एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, मिक्स ग्लैंड है, और प्यूस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पेनक्रियाज आपको दिखेगा, मैंने कहा थोड़ा पिक्चर में आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये पेनक्रियाज है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये आपका स्टमक है, स्टमक में इधर पेनक्रियाज है, इधर हम देखेंगे, इधर आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिखेगा, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 28वां प्रश्न, ह्यूमन हैव 10 पेयर्स ऑफ रिब्स, 10 जोड़ी फसलियां जो होती हैं इंसानों में पाई जाती है। दूसरा है आपका, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि स्टर्नम कहलाती है। तो बताइए मुझे कितनी पसलियां हैं आपके शरीर में, 10? हाँ या ना, 10 या बस? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ABCD में से? वीडियो को पॉज करिए, बताइए मनुष्य में क्या 10 पसलियां हैं? तो नहीं, मनुष्य में 10 नहीं, मनुष्य में कितनी पसलियां हैं, 12 पसलियां हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, 12। और पसलियों को आपस में जोड़ने वाली जो अस्थि है उसको स्टर्नम कहलाती है, वो ये सही है। तो यहाँ पर सही पूछा गया है, तो उत्तर क्या होगा, बी आपका सही उत्तर होगा। चलो फिगर के माध्यम से देख लो तो कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पर देख लो तो ये क्या है, ये स्टर्नम है, ठीक है। ये फसलियों को, ये आपके रिब्स कहाँ है, अगर हम रिब्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ट्रू रिब्स है और ये फॉल्स रिब्स है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न को और डिफिकल्ट बनाना होगा तो बोलेगा कि मनुष्यों में 12 रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है, 12 फसलियां प्रेजेंट है, जिसमें से आपको याद रखना है जो 7 है उसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं और 3 को हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 और बची हुई हैं, तो 7 3 10 हो गया, इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। याद रखिएगा 7 ट्रू रिब्स है, 3 आपकी फॉल्स रिब्स है और लास्ट में ये जो 11 12 है वो फ्लोटिंग रिब्स है, तो टोटल 12 है। और स्टर्नम अगर आप देखेंगे तो ये रिब्स को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये स्टर्नम है ना, ये स्टर्नम है, तो ये रिब्स को कनेक्ट कर रहा है जोड़ियों। मनुष्य में 12 जोड़ियां फसलियां पाई जाती हैं और फसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को हम स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम भी आपको दिख गया, स्टर्नम ये है, ठीक है, सारे रिब्स को कनेक्ट कर रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इकोटोन संदर्भित करता है। अब इकोटोन के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है ना, क्या बताया है कि इकोटोन, चलिए पढ़ते हैं, 2 पारितंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र है, दूसरा है जैव मंडल की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तीसरा है पारितंत्र में किसी प्रजाति की विशेष कार्यात्मक स्थिति है, और आखिरी है पारिस्थितिक तंत्रों का समूह है। तो इकोटोन की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये एक संक्रमण क्षेत्र है, ये एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द 2 इकोसिस्टम। मैंने आपसे बताया था कि अगर यहाँ पर आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम है, यहाँ पर पानी है, ठीक है, और यहाँ पर जमीन है, लैंड है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया होंगे जो मार्शी लैंड होंगे, दलदले एरिया होंगे, ठीक है। तो लैंड से पानी की तरफ बढ़ने में ये जो दलदली क्षेत्र है, मार्शी लैंड है, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक ट्रांजिशन जोन है, ये एक पारितंत्र के 2 पारितंत्रों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र है और इसी को हम इकोटोन कहते हैं। याद रखिएगा क्लास, इकोटोन में आपकी जैव विविधता बहुत होती है, तो आपके दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 30वें प्रश्न को देखते हैं, 30th प्रश्न को। यहाँ पर देखिए एक तरफ आपको क्या दिया गया है, एक तरफ आपको बीमारियों के नाम दिए गए हैं और बीमारियां किन बैक्टीरिया के कारण होती है ये दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिफिलिसिस दिया है, प्लेग दिया है, खाद्य विषाक्तता दी गई है और टाइफॉइड दिया गया है। तो इसको मैच करना है ABCD को, तो मैच करिए इसको। कैसे मैच करेंगे आप, समय लीजिए। प्लेग की बात हम करेंगे तो प्लेग किसकी वजह से होता है,
तो एक आपका पोस्टेरिया पेस्टिसिस की वजह से होता है, ठीक है, पोस्टेरिया पेस्टिसिस की वजह से होता है। तो ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड 2 जगह दिया गया, बहुत अच्छा। बी देखते हैं हम लोग, सिफिलिसिस की बात करेंगे तो सिफिलिसिस किसकी वजह से होता है बताइए? ट्रेपोनेमा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ट्रेपोनेमा की वजह से। बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट एक ही जगह दिया है। तो सी का आपका फोर्थ हो जाएगा, क्लोस्ट्रेडियम, ठीक है। ये तो आपसे पूछा भी गया था ना, याद करिए कि ये फूड पॉइजनिंग किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। टाइफॉइड की बात करेंगे तो टाइफॉइड वाला आपका हो गया सेकेंड, ठीक है, सैल्मोनेला। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक अच्छा प्रश्न था, यहां पर हर डिजीज से एक स्पेसिफिक प्रश्न बन सकता है, अलग प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ के पिघलने से पानी के तल बढ़ जाते हैं और 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी सिकुड़ता है। तो मुझे बताइए, अगर किसी बर्तन में जो बर्फ है वो पिघल जाएगी तो पानी के तल पर कोई प्रभाव पड़ता है? आज जाइएगा, डाल के देखिएगा, एक बर्फ लीजिएगा और उसको 1 गिलास पानी में डाल दीजिएगा और लेवल बना लीजिएगा और देखिएगा जब बर्फ पूरी तरीके से गल जाएगी तो क्या पानी का लेवल बढ़ जाएगा? कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आपको क्या लगता है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कि कुछ नहीं होगा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है कुछ नहीं होगा। अब देखो ये पानी में कंटेनर है, पानी, ठीक है, कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है, इसमें तुमने आइस रख दिया है, तो जब आइस रखोगे तो थोड़ा सा पानी ऊपर की तरफ होगा ना, तो ये उतना ही होगा जितना इस पानी का, इस बर्फ का, आइस का वेट होगा। तो कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर हीटिंग जो वाटर है वो फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड कॉजेस इज टू कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 32वां, बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट क्या संकेत देता है? ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगर बैरोमीटर में अचानक से रीडिंग में कोई गिरावट आ जाए तो क्या बता रहा है? कि आंधी तूफान आने वाला है, कि मौसम साफ होने वाला, तेज धूप या निम्न तापमान का? तो याद रखिएगा, अगर बैरोमीटर में अचानक से सडन ड्रॉप हो जाए तो वो ये इंडिकेट करता है कि कोई आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है, मौसम एकदम खराब होने वाला है। ये आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 33वां प्रश्न। चलिए देखिए 33वें प्रश्न को देखिए, वीडियो को पॉज करके। अगर क्लास स्पीड बिल्कुल तेज लग रही है, आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना, तो प्लीज स्पीड आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर लग रहा है कि मैम उत्तर बहुत जल्दी दे रही हैं, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलती हूँ तुरंत वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन को पढ़ लो और अपना आंसर दे लो, उसके बाद वीडियो को प्ले करो, ठीक है। स्पीड आप लोग मैनेज कर लेंगे, आप लोग स्टूडियस लोग हैं, ठीक है, मुझे पता है। जो स्टूडेंट रोज मॉक टेस्ट देख रहा है तो इसका मतलब वो एक सिंसियर स्टूडेंट है, वो ऐसे ही मॉक टेस्ट देखने नहीं आ रहा है, वो पढ़ रहा है, उसको रोज अपना टेस्ट लगाना है, इस वजह से वो मॉक टेस्ट लगा रहा है। तो अगर कोई भी स्पीड में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो अगर एडजस्ट कर पाओ तो उसको कर लेना अपने अनुसार स्पीड को, ठीक है। और कोई अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो वो बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, हम नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। और कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक दे सकते हैं, लेकिन हर चीज किस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए? पढ़ाई से। हमारा बस एक इस समय टारगेट होना चाहिए कि हमें अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, कोई भी और दूसरा टारगेट नहीं। चलिए यहाँ देखिए, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़तत्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया सुना है ना आपने, कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर फोर्स लगाकर उसको उसकी जगह से हम लोग हिलाएं नहीं। तो कोई भी चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है। बताइए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको इनर्शिया कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़तत्व की माप है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो यहाँ पर बताइए क्या होता है? यहाँ पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही है, सी आपका सही है। अगर हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो हमको मिलेगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही चीज, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए इन द डायरेक्शन ऑफ द
देखिए यहाँ पे लिखा है, गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़तत्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़तत्व की माप है, इसका मात्रक किलोग्राम। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं 34वां प्रश्न को। यहाँ पे एंटीपायरेटिक की बात की गई है। बताइए एंटीपायरेटिक्स जो होते हैं वो क्या बॉडी पेन और फीवर को रिड्यूस करने के लिए होते हैं? बताइए। का प्रयोग शरीर दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। और सल्फर ड्रग्स जो होते हैं वो जीवाणु के प्रति अत्यंत प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? शरीर दर्द और बुखार उतारने के लिए किसका यूज किया जाता है? आप लोग खाते हो ना, आप लोग क्रोसिन खाते हो, पैरासिटामोल खाते हो, एस्प्रिन खाते हो। तो ये सब क्या है? ये सब एंटीपायरेटिक है, ठीक है। और सल्फर ड्रग की अगर हम बात करेंगे तो सल्फर ड्रग आपका जीवाणु के प्रति अत्यंत प्रभावी होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में से बताओ क्या होगा? दोनों ही बिल्कुल सही है। पेपर में एंटीपायरेटिक ड्रग्स के बारे में पूछा गया था आपके पास्ट ईयर्स के पेपर में। आज तो हम लोग अभी सारे नए प्रश्नों को ही डिस्कस करें, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को तो हमने अभी डिस्कस किया नहीं है। आने वाले टेस्ट में हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और आपके डिमांड पे आधुनिक भारत के प्रश्नों को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को, ये सब डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अच्छा लग रहा है टेस्ट? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। क्लास को थोड़े इंटरेक्टिव बनाते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक है कि नहीं सार्थक है। तो वो चीज मुझे समझ में आता है कि अगर मैं मेहनत कर रही हूं तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए वो बेनिफिशियल है कि नहीं। और सही बता रही हूँ, क्लास होना भी चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मत पढ़ो, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप अपना समय बर्बाद करें। आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई रखिए आप। चलिए आगे देखते हैं, 35 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक, अच्छे ईंधन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है। दूसरा है टेट्राइथाइल लेड अपस्फोटन रोधी यौगिक है, एंटी नॉक कंपाउंड है। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि ऑक्टेन नंबर की, तो ये चीज याद रखिएगा कि किसी ईंधन के अस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और जिस ईंधन का मतलब जिस फ्यूल का जितना ऑक्टेन संख्या अधिक होगी, ठीक है, उतना अच्छा होगा। तो पहला आपका सही है, ये चीज याद रखिएगा। टेट्राइथाइल जो है वो एंटी नॉक कंपाउंड है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा मुझे बताओ? ए, बी, सी, डी में से सी आपका सही होगा। दोनों ही बिल्कुल सही है। एक बार पढ़ लेते हैं। किसी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जिस किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही अच्छा ईंधन होता है। ये चीज याद रखिएगा। ईंधन के ऑक्टेन संख्या को बढ़ाने के लिए उसमें अपस्फोटन रोधी यौगिक मिलाए जाते हैं, जैसे कि टेट्राइथाइल लेड। और टेट्राइथाइल लेड आपका एक अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। एंटी नॉक कंपाउंड जिसको कहते हैं हम। तो आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। अब करंट थोड़ा आज हम देखते हैं इसी तरीके से। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु शुरू किया गया है। ये चीज याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा जटायु, ठीक है, INS जटायु कहाँ पे शुरू किया गया था, तो आप याद रखेंगे लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में। और लक्षद्वीप के बारे में तो मैंने आपसे क्लास में कई बार डिस्कस किया है। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए धर्मपथ, ठीक है, धर्मपथ नहीं धर्मपथ की बात की गई है। तो यहाँ पर जौनपुर, अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर को जोड़ने का बात कहा गया है। यहाँ पे देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी। धर्मपथ अगर पूछेगा तो कौन कौन से जिले हैं याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जौनपुर, अयोध्या, बनारस और मिर्जापुर, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
अगला देखते हैं। इसरो ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुनः प्रयोग लॉन्च वाहन पुष्पक का लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया। तो परीक्षा में अगर प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा पुष्पक जो है वो किसके द्वारा सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई है, तो आप याद रखिएगा इसरो द्वारा। यहाँ पे आपको दे देगा इसरो, दे देगा HAL, दे देगा, ठीक है, बेल दे देगा, तो आप याद रखिएगा इसको इसरो द्वारा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। HAL और इसरो में लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप याद रखिएगा पुष्पक किसका है, तो ये इसरो द्वारा, इसरो का है, ठीक है। भारत की श्रीजा अकुला याद रखिएगा ने WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता, श्रीजा अकुला ने। तो चलिए क्लास, आज थोड़ा सा हमने करंट डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम और करंट लेके आएंगे। आज वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस किया था ऐसे ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको क्वेश्चन के माध्यम में ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो आज के सेशन को अब यहीं पे एंड करेंगे। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, पूछ लेंगे, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे किसी भी चीज के लिए। अभी समय है, लेकिन समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करते रहेंगे। हर टॉपिक को हम लोग रिवाइज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो क्विक रिवीजन सीरीज भी करेंगे एग्जाम के समय, जिसमें कि वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक चीज पर हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। अपना बताइएगा अगर कोई भी डाउट होता है आपको, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग आने वाले क्लास में कवर करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, और अपने पर विश्वास जरूर रखिए, कर्म करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।